हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की वीडियो क्लास 10th का आपका सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के बोर्ड के एग्जाम के लिए। जी हाँ, जैसा कि आप सभी को पता है कि 7 मार्च 2026 को आपका एसएसटी का जो बोर्ड एग्जाम है ना, ये होने वाला है। तो ये सेशन आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बच्चों इस सेशन में हम लोग सीबीएसई के द्वारा आपका जो ऑफिशियल सैंपल पेपर दिया गया है ना आपकी सीबीएसई की वेबसाइट पे, उसी पेपर के हम लोग पार्ट 2 को डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ बच्चों, और पता है आपको इस पार्ट 2 में हम क्या डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 के सेशन के अंदर हमारे दो खंड जो बच गए थे ना, खंड नंबर का राजनीतिक विज्ञान और खंड का अर्थशास्त्र, इंग्लिश में देखेंगे बच्चों। तो सेक्शन नंबर सी पॉलिटिकल साइंस और सेक्शन नंबर डी इकोनॉमिक्स, ये हमारे बच गए थे, है ना। बाकी देखो हिस्ट्री हो गया और ज्योग्राफी हो गया, ये पहले ही हमने आपको पार्ट 1 में करवा दिया। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना, अभी तक 10-20 हजार बच्चे देख भी चुके हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगा। अब जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, सेक्शन सी पॉलिटिकल साइंस, सेक्शन डी इकोनॉमिक्स, इसको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। हिंदी में देखें तो अब हम राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र इसको समझेंगे। अभी आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखो, ये आपका पॉलिटिकल साइंस का यहाँ पे रहने वाला है इस तरीके से, जितने भी क्वेश्चन आंसर है। फिर यहाँ पे आपका ये अर्थशास्त्र का रहेगा, है ना। तो इन सभी को ध्यान से समझेंगे। ऐसे इंग्लिश में सेक्शन सी पॉलिटिकल साइंस का रहेगा आपका, ओके। फिर सेक्शन डी आपका इकोनॉमिक्स का रहेगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो अच्छे तरीके से, है ना। तो इन सभी को आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो डेफिनेटली बच्चों आपके पॉलिटिकल साइंस के लिए, ठीक है, जैसा कि अभी आपको मैंने बताया, पॉलिटिकल और इको हम डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आपके पॉलिटिकल साइंस के लिए प्लस इकोनॉमिक्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी बच्चों, क्योंकि खुद यार सीबीएसई ने दिया है ना। तो सिंपल सी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, जिसे अभी आपको मैं अच्छे तरीके से सॉल्व करके समझा दूंगा, तो अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, है ना। इसके अलावा हम आपको अपनी तरफ से भी पेपर सॉल्व करवा रहे हैं बच्चों, वो भी लाइव आके, है ना। तो आपको जहां तक मुझे पता है, मुझे लगता है कि आपकी हमारे सैंपल पेपर के द्वारा जो तैयारी करवाई जा रही है उससे भी तैयारी हो रही होगी, सीबीएसई का जो सैंपल पेपर है वो करवा रहे उससे भी तैयारी हो रही होगी। इसके अलावा हम आपके लिए मैप की वीडियोस और साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसकी वीडियोस सब ला रहे हैं बच्चों, है ना। तो आप चिंता मत करो, अच्छी तैयारी करवा देंगे, ठीक है। बाकी आप चैनल पे पहली बार आ गए हो बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करना, क्योंकि हम 10वीं के साथ साथ 10वीं जब पास हो जाओगे आप तो 11वीं भी पढ़ाएंगे और फिर आपको 12वीं भी पढ़ाएंगे, यानी कि हम साथ रहेंगे अभी 2 साल और, चिंता मत करो। सारी वीडियोस जितनी भी होंगी आपकी 10वीं की एसएसटी की, यहाँ पे आई बटन में लिंक मिलेगा, उसमें सब मिल जाएगा, तो चेक कर लेना, कोई भी मिस हो जाए, ठीक है। फाइनली अब रेडी हो जाओ बच्चों अपने आज के इस सैंपल पेपर के पार्ट 2 की वीडियो को समझने के लिए। तैयार हो बच्चों? तो चलिए शुरू करते हैं। सी, ठीक है, जिसे आप खंड गा भी कह सकते हैं, राजनीतिक विज्ञान 20 मार्क्स। देखो 20 क्वेश्चन है, आंसर दो सारे बच्चों एमसीक्यू का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बेल्जियम के जातीय संगठन के बारे में सही है? जो बेल्जियम का जातीय संगठन है इसके बारे में बताना है। तो कथन नंबर 1 कहता है बेल्जियम की कुल आबादी 59% लोग वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं, जो कि फ्रेंच बोलते हैं, ठीक है। तो क्या हमारी यहां पर यह बात बिल्कुल सही है? ठीक है, तो हम क्या कहेंगे बच्चों? हम कहेंगे जी नहीं, ये बात सही नहीं है। दूसरा, 40% बेल्जियम 40% फ्लेमिश क्षेत्र में रहते हैं और डच बोलते हैं, जी नहीं, ये भी गलत है ना। तो सही क्या है? सही है बेल्जियम में 1% लोग, ठीक है, 1% लोग भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं बच्चों? ये बोलते हैं जर्मन भाषा। और दूसरा, राजधानी ब्रुसेल्स में 80% लोग फ्रेंच या 20% लोग डच बोलते हैं, ठीक है। तो केवल 2 पॉइंट हैं जो कि हमारे सही हैं। कितने? 2 पॉइंट। कौन सा? बी वाला, वेरी गुड। तीसरा और चौथा करेक्ट आंसर है, तो बी वाला राइट हो जाएगा। इसी प्रकार से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर टू रिस्पेक्ट ऑफ द इथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम? तो थर्ड एंड फोर्थ इज द राइट आंसर, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। अब यहां पे आता है क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे 21 में कहा गया कि नीचे दिया गया कार्टून, ठीक है, 21 कहता है नीचे दिया गया कार्टून जर्मनी की उस सरकार को दर्शाता है जो 2005 के चुनावों के बाद बनी थी। इसमें देश के 2 प्रमुख दल यानी क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी शामिल थी। ये दोनों पार्टियां ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे की प्रतिद्वंदी कॉम्पिटिटर रही हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा कार्टून को सबसे उपयुक्त दर्शाता है? ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, जर्मन गवर्नमेंट, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो ये किस चीज को दर्शाता है? गठबंधन सरकार को,
लोकतांत्रिक सरकार को, दो पार्टी प्रणाली या फिर द्विदलीय प्रणाली। तो किस चीज को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? सारे बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करेंगे किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है ये कार्टून, ये जो बस है। और जिस भी बच्चे ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, सारे बच्चे फटाफट से लाइक कर दो। हाँ जी, वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चों आपका। ऑलमोस्ट सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है। ये बेसिकली क्या है? ठीक है, ये बेसिकली गठबंधन सरकार को दर्शाती है। ठीक है, अगर आपको मैं इसका इंग्लिश मीडियम में आंसर दिखाऊं 21, ठीक है, कोलिशन गवर्नमेंट को दर्शाती है ये। ठीक है, किसको? कोलिशन जो गवर्नमेंट है हमारी उसको दर्शाती है। ओके, चलो अब बारी आती है हमारी अगले पॉइंट की, जो कि अच्छा एक सेकेंड, हम एक काम करते हैं ना, इस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, शक्ति साझा करना यानी कि पावर शेयरिंग, इस पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें या सही कथन को चुनें। किसके बारे में? पावर शेयरिंग के बारे में। तो पावर शेयरिंग के बारे में सबसे पहला पॉइंट क्या है कि बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को दूसरे पर थोपना। जी ये गलत बात है, ये तो बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को दूसरे पर सौंपना पावर शेयरिंग का मतलब थोड़ी ना है। दूसरा, ये सामाजिक समूहों के बीच में संघर्ष की संभावना को कम करने में मदद करता है। हाँ, ये पॉइंट ठीक है, पावर शेयरिंग जो होती है ना, संघर्ष को कम करता है सामाजिक समूहों के बीच में। शक्ति को साझा करना राजनीतिक व्यवस्था की स्थिरता सुनिश्चित करने का एक अच्छा तरीका है। तो जी हाँ, ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा तीसरे का। ठीक है, तो ये करेक्ट हो गया, ये भी हो गया। यह पार्टियों के बीच सामाजिक राजनीतिक विरोध लाता है। जी नहीं, हम इसको हटा देंगे। तो 2 पॉइंट बने हमारे। ठीक है, दूसरा और तीसरा। ठीक है, दूसरा और तीसरा। और ये क्वेश्चन आपके नॉर्मल में भी आ सकता है, जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन विजुअल इंपेयर्ड के लिए हो, आपके लिए भी आ सकता है कभी भी, है ना। तो ऑप्शन कौन सा था बच्चों? हमारा डी वाला। ठीक है, इसके लिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, 22वां क्वेश्चन है, देखते हैं कितने बच्चे आंसर करते हैं। निम्नलिखित केस पर विचार करो। केस क्या है? मान लीजिए भारत सरकार काले धन के प्रभाव को रोकने के लिए विभिन्न मूल्य वर्गों की मुद्रा छापना चाहती है। विभिन्न मूल्य वर्गों की मुद्रा। एक सरकार केंद्र सरकार की इस नीति के विरुद्ध है। ठीक है, एक राज्य की सरकार जो है केंद्र सरकार के इस नीति के विरुद्ध है। क्या राज्य सरकार केंद्र सरकार की नीति के क्रियान्वयन को रोक सकती है? यानी कि कोई भी नियम हो, तो क्या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, खास करके मुद्रा के मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट के इस नियम को रोक सकती है? ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? क्या वो रोक सकती है इसको या नहीं, या फिर क्या पॉइंट हो सकता है? तो देखो, जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे संविधान ने जो शक्तियों का बंटवारा है 3 सूचियों में डाल रखा है। ठीक है, जिसमें से एक है सेंट्रल, एक है स्टेट, एक है सब ऑर्डिनेट, है ना। तो इसमें जो सेंट्रल सूची है उसका विषय है मुद्रा। ठीक है, उसका विषय मुद्रा। तो सेंट्रल सूची का विषय है, ये सेंट्रल लिस्ट का टॉपिक है। तो इसमें जो बेसिकली क्या है, हमारी गवर्नमेंट है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट, वो हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। दैट्स वाई क्या बोलेंगे कि नहीं, यानी कि इस नीति के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार इस नहीं रोक सकती है, क्योंकि मुद्रा संघीय सूची का विषय है। तो रीजन ऑप्शन बी हो जाएगा। और यहीं पे देखेंगे बच्चों, तो नो, बिकॉज करेंसी इज अ सब्जेक्ट ऑफ यूनियन लिस्ट, है ना। तो आंसर आपका इस तरीके से रहेगा जिसे आप यहां से देख सकते हो। अगला क्वेश्चन, अब यहां पे अभिकथन और कारण। अभिकथन कहता है बच्चों कि जाति पर विशेष ध्यान देने से लोकतंत्र में नकारात्मक परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है, तो जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। अगर हम केवल जाति पर ही विशेष ध्यान देंगे तो लोकतंत्र में जरूर नकारात्मक परिणाम आएंगे। रीजन, यह अन्य महत्वपूर्ण विषयों से ध्यान हटा सकते हैं। हाँ, अगर हम केवल जाति पे ध्यान देंगे तो बाकी की जो अन्य विषय हैं उससे ध्यान हमारा हट जाएगा, जिससे तनाव पैदा होगा, लोगों के बीच में विवाद होंगे, हिंसा तक यहां तक उत्पन्न हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि ए आर सत्य है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, सेम इसी का इंग्लिश मीडियम में देखेंगे बच्चों कि रीजन असर्शन जो है, एक्सक्लूसिव अटेंशन टू कास्ट कैन प्रोवाइड नेगेटिव रिजल्ट इन डेमोक्रेसी, दिस इज ऑल्सो राइट, एंड द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, दैट इज कि इट कैन डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम द अदर इंपॉर्टेंट इश्यूज, thus leading the tensions, conflicts and even violence. That's why option is the correct. ठीक है, चलो जी, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। ओके, तो एक बार पहले तो मुझे आप सारे बच्चे ये बताओ
कि जो क्वेश्चन आपको मैंने एमसीक्यू के बताया यहाँ तक समझ में आ गया, अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो गई यहाँ तक की, जल्दी से बताओ, अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो गई यहाँ तक? सारे बच्चे चैट सेक्शन में जल्दी से लिख के बता देंगे अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो गई। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि 100 प्लस बच्चे वॉचिंग पे, तो जिसने भी सेशन को अभी तक भी लाइक नहीं किया है, सारे बच्चे वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है आपके लिए बच्चों ये वाला। सर मैप करवा दो, मैप करवा दिया है बच्चों। हाँ जी सर, यहाँ तक तो समझ गए, चलो वेरी गुड। अब समय आता है हमारे जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है इनका, है ना। तो सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहे। देखो 24 क्या कहता है, संघवाद की किन्हीं दो प्रमुख विशेषताओं को उजागर कीजिए। संघवाद, फेडरलिज्म, बहुत ही आसान क्वेश्चन है तो ये तो हमारा है ना। अब कैसे लिखेंगे बच्चों? अब देखो एक चीज आपको मैं बताऊं, मान लो जैसे ये क्वेश्चन मैंने तो 2 नंबर में बता रहा हूं आपको, अगर यही क्वेश्चन आपका 5 नंबर में आ जाता है तब क्या करोगे आप? अगर आपको मैं 2 पॉइंट बता दूं तो अगर 5 नंबर में आ गया फिर कैसे लिखोगे? तो इसीलिए 2 नंबर में आएगा ना तो 2 से 3 पॉइंट लिखना केवल आप, लेकिन जब 5 नंबर में आएगा तो जितना आंसर बता रहा हूं पूरा लिख देना। तो हम 2 नंबर और 5 नंबर की तैयारी अच्छे से करेंगे, 3 नंबर की भी मान लो एक तरीके से। अब जैसे संघवाद की विशेषता है, तो संघवाद का मतलब क्या हो गया कि सरकार जो है ना ये 2 या 2 से अधिक स्तर पर चलेगी। अब जैसे हमारा भारत का संविधान है, इसने सरकार को बेसिकली 3 तरीके से डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट है, जिसमें एक सेकेंड, स्टेट गवर्नमेंट है, और जो स्थानीय स्तर की सरकार है लोकल गवर्नमेंट, वो इसमें शामिल है। और भी कह सकते हो कि शक्तियों का बंटवारा कर रखा है। सबसे पहले हमारी जो लेजिस्लेटिव है, ठीक है, फिर एग्जीक्यूटिव है, और फिर जुडिशरी है, यानी कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इस तरीके से। इसके अलावा सरकार के विभिन्न स्तर एक ही नागरिक पर शासन करते हैं, लेकिन कानून, कराधान और प्रशासन के विशिष्ट मामलों में प्रत्येक स्तर पर अपना अधिकार क्षेत्र होता है। यानी कि हम रहते भारत में ही है ना, तो हम भारत के नागरिक हैं, और सरकार जो भी है नागरिक पर ही शासन करती है, लेकिन अपने कानून, अपने कराधान, अपने प्रशासन के हिसाब से करती है, ठीक है। ये चीज हुई आपकी। सरकार के संबंधित स्तरों या स्तरों के अधिकार क्षेत्र संविधान में निर्दिष्ट है, जैसे कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, या फिर लोकल गवर्नमेंट है। इन सभी के जो काम है वो ऑलरेडी संविधान में अपने अपने स्तर के हिसाब से लिखे हुए हैं। इसीलिए सरकार के प्रत्येक स्तर के अस्तित्व और अधिकार की संवैधानिक गारंटी है ना। संविधान इनकी सुरक्षा भी करता है, इनके उदय के लिए जिम्मेदार भी है, सारी चीजें। संविधान के मूल प्रावधानों को सरकार के एक स्तर के द्वारा एक तरफा रूप से नहीं बदला जा सकता। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मान लो कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इसमें से अगर किसी को समानता का अधिकार हटाना है, वैसे तो देखो मैं केवल एग्जांपल बता रहा हूं आपको, ये ओनली फॉर एग्जांपल। जैसे मान लो यहाँ पे हमारी जो लेजिस्लेटिव है, ठीक है, विधायिका जो है, या फिर यूं कह लें कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो ये सोचती है कि हम समानता के अधिकार को पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं, है ना, मान लेते हैं कि कर देते हैं, ऐसा सोचती है, तो कोई भी एक स्तर एक तरफा रूप से फैसला नहीं ले सकता, संविधान के मूल प्रावधानों को खत्म नहीं कर सकता। इसीलिए इसमें कम से कम 2 स्तर की सहमति की आवश्यकता होगी, कम से कम 2 स्तर चाहिए इसके लिए, ठीक है। अगला, जो हमारे न्यायालय हैं, जो कोर्ट्स हैं, इनके पास में संविधान की और सरकार के जो विभिन्न स्तर हैं, इनकी शक्तियों की व्याख्या करने की पावर है। अगर कोई गलत कदम उठाता है, संविधान के खिलाफ काम करता है, तो हमारी जुडिशरी उसको रोकेगी, ठीक है। यदि सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच में अपनी अपनी शक्तियों के प्रयोगों में विवाद उत्पन्न होते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय एक मध्यस्थता के रूप में कार्य करता है, ठीक है। सरकार के प्रत्येक स्तर के लिए राजस्व के स्रोत स्वरूप स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट है, ताकि इसकी वित्तीय स्वायत्ता सुनिश्चित हो सके। तो इस प्रकार संघीय प्रणाली के दोहरे उद्देश्य हैं: देश की एकता की रक्षा करना, उसको बढ़ावा देना, साथ ही क्षेत्रीय विविधता को समायोजित करना। इसीलिए संघवाद की संस्थाओं और व्यवहार के लिए 2 महत्वपूर्ण पहलू हैं, है ना, जो कि आपको मैंने बता दिए, ठीक है। कौन कौन से हैं? आपसी विश्वास और साथ रहने की सहमति, ठीक है। चलो अब इसी क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम में देखो बच्चों। हाईलाइट एनी 2 की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म के आपको कोई 2 की फीचर बताने हैं। अब यहां पे तो मैंने आपको कई सारे की फीचर बता दिए हैं, ठीक है, टोटल 7। 5 नंबर में आएगा तो पूरे 7 लिख देना, 3 नंबर में तो 4 5, 2 नंबर में तो 2 3, ठीक है।
चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। अच्छा 25 आएगा हमारा, यानी कि यहाँ पे एक क्वेश्चन मिस कर दिया मैंने। हाँ अब देखो 25 क्या कहता है बच्चों, भारत में महिलाओं को अनेक प्रकार के भेदभाव, नुकसान और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। सही बात है भाई, भारत में महिलाओं को भेदभाव का और नुकसान का, उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। जीवन के ऐसे दो पक्ष उजागर कीजिए जहां आप इस प्रकार की असमानता देखते हैं। आपको अपने हिसाब से बताना है कि ऐसी दो जगह जहां पे महिलाओं के साथ भेदभाव, नुकसान और उत्पीड़न देखा है आपने। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर 1 शिक्षा। महिलाओं की साक्षरता दर केवल 54% है, जबकि पुरुषों की साक्षरता दर 76% है। माता पिता अपने संसाधनों को अपनी बेटियों के बजाय बेटों पर खर्च करने को प्राथमिकता देते हैं। तो नंबर 1 समझ में आया, शिक्षा। एजुकेशन के मामले में जो महिलाएं हैं वो आज भी पीछे हैं पुरुषों के मामले। इसका रीजन क्या है कि माता पिता ज्यादातर पैसा अपनी बेटियों पे नहीं, बेटों पे खर्च करते हैं। दूसरा रीजन उच्च वेतन और सम्मानित नौकरियां। देखो दरअसल होता ये कि कोई भी जो मेल है, ठीक है, और एक फीमेल है, वो एक ही जैसा काम करते हैं, ठीक है, एक ही घंटे एक ही क्वालिटी के हिसाब से, लेकिन फिर भी फीमेल को उसी काम के लिए 15,000 मिलता है तो मेल को उसी काम के लिए 25,000 मिलता है। ऐसा किसकी वजह से होता है बच्चों? लिंग जो असमानता है इस वजह से, है ना, ये चीज है। इसके अलावा वोटों को वरीयता। भारत के अनेक भागों में माँ बाप को बेटों को वरीयता, यानी कि भारत के अनेक भागों में माँ बाप को बेटों की इच्छा होती है, वह बेटियों को पैदा होने से पहले गर्भपात कराने के तरीके खोज लेते हैं। इससे शिशु लिंग अनुपात में कमी आई है। 1000 पुरुषों पर 927 महिलाएं, ये लिंग अनुपात है भारत का। ठीक है, कार्य स्थान पर शोषण देखा गया है, घरेलू हिंसा देखी गई है महिलाओं के साथ में। तो ये पॉइंट है बच्चों जो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन इंग्लिश में देखेंगे। वुमेन इन इंडिया फेस डिस्क्रिमिनेशन, डिसएडवांटेजेस एंड oppression in many ways. Highlight any two aspects of life where you witness this inequality. तो एजुकेशन के अंदर लो proportion of women in highly paid and valued jobs. Women are paid less than men. Preferred for son. ठीक है, exploitation at workplace and domestic violence. तो कोई 2 पॉइंट बताने हैं आपको। ठीक है, चलो अब समय आता है क्वेश्चन नंबर 26 का। इसमें क्या पूछा गया बच्चों, आओ ध्यान से समझते हैं। 26 कहता है लोकतंत्र प्रत्येक क्षेत्र में नागरिक जीवन को शांति और सामंजस्यपूर्ण बनाता है। ठीक है, लोकतंत्र जो है प्रत्येक क्षेत्र में नागरिकों का जो जीवन है उसे शांतिपूर्ण बनाता है, सामंजस्यपूर्ण बनाता है, अच्छा बना देता है। आपको इसकी पुष्टि करनी है, तो लोकतंत्र के फायदे एक तरीके से बता देने हैं। ठीक है, तो आ जाओ शुरू करते हैं। नंबर 1, लोकतंत्र विभिन्न सामाजिक अंतरों को समायोजित करता है। विभिन्न सामाजिक अंतर मतलब समाज में विभिन्न जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति को मानने वाले लोग रहते हैं ना, तो उनको अपने अंदर समायोजित करके रखता है। जैसे कि बेल्जियम ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी जातीय समस्या को हल कर लिया और अंतरों को समाधान प्राप्त कर लिया, है ना, एक एग्जाम्पल। दूसरा, सभी लोकतंत्र प्रायः प्रतिस्पर्धा को संचालित करने के तरीके विकसित करते हैं। सभी जो लोकतंत्र होते हैं ना, ठीक है, वो अपने आप को संचालित करने के तरीके विकसित करते हैं, जैसे कि चुनाव करवाते हैं, सत्ता में भागीदारी इत्यादि, ये पॉइंट है। ठीक है, इस सामाजिक अंतर के कारण तनाव में हिंसा अथवा विस्फोट की संभावना हो जाती है। तीसरा, लोकतंत्र लोगों को आपसी अंतरों का सम्मान करने, परस्पर विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने की दिशा देता है। ठीक है, तो लोकतंत्र एक इंपॉर्टेंस का निभाता है बच्चों कि सामाजिक जो तनाव होते हैं, हिंसा होती है, उसको कम कर देता है। ठीक है, लोगों के अंदर जो भी आपसी अंतर होते हैं इसको सम्मान करना सिखाता है, परस्पर विवाद होते हैं इनको शांतिपूर्ण ढंग से हल करने की शिक्षा देता है। ठीक है, इसके अलावा लोकतंत्र शासनों की सकारात्मक शक्ति ये है कि वह सामाजिक अंतर, सामाजिक विभाजन, सामाजिक विवाद, इसका नियंत्रण रखने की योग्यता रखता है, जबकि लोकतांत्रिक देशों में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा लोकतंत्र केवल बहुमत का शासन नहीं है। ऐसा नहीं कि लोकतंत्र में वोट दे दिया शासन हो गया, नहीं। बहुसंख्यकों को सदैव अल्पसंख्यकों के साथ मिलकर काम करने की जरूरत होती है ताकि सरकार सामान्य दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व कर सके, है ना। एक आधा छोटा पॉइंट आपका ये हो जाएगा, जिसे आप यहां से देख सकते हैं बहुत इजीली तरीके से। ओके, और सेम ही क्वेश्चन इंग्लिश में, डेमोक्रेसी लीड्स टू अ पीसफुल एंड हार्मोनियस लाइफ अमंग सिटीजंस इन एवरी
एवरेज फेयर, सपोर्ट दिस स्टेटमेंट विद सुटेबल आर्गूमेंट्स। तो आपको इसे कैसे सपोर्ट करना है, ये रहे पॉइंट आपके, कोई 3 बता देने हैं, ठीक है। चलो अब समय आता है अगले क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 27, जो कि है 5 नंबर के क्वेश्चन, ठीक है। तो 27 कहता है लोकतंत्र के प्रभावी संचालन में राजनीतिक पार्टी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अर्थात लोकतंत्र को अगर ढंग से चलाना है, ठीक है, लोकतंत्र को ढंग से चलाना है, तो इसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बताइए कैसे? तो आ जाओ बताते हैं। ऐसे देखो, राजनीतिक जो पार्टियां होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, ये किसी भी लोकतंत्र की प्रभावी और कार्यशैली को निर्मित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, ठीक है। राजनीतिक पदों को भरने, यानी कि जो उनके मेंबर्स होते हैं उनको भरने, राजनीतिक शक्ति के प्रयोग करने के लिए राजनीतिक दलों को कई कार्य करने पड़ते हैं, जिसके माध्यम से लोकतंत्र मजबूत होता है ना, लोकतंत्र की नींव बनते हैं। अब जैसे कि एग्जाम्पल के लिए पॉइंट नंबर 1, पार्टियां चुनाव लड़ती हैं। मुख्य रूप से चुनाव राजनीतिक दलों के द्वारा उतारे गए उम्मीदवारों के बीच में होता है। किसी भी, मान लेते हैं टोटल 5 पार्टियां हैं, ये 5 पार्टियां खुद चुनाव नहीं लड़ती हैं, ये अपने जो उम्मीदवार होते हैं उनको चुनाव में उतारती हैं, ठीक है। भारत में पार्टी के बड़े नेता चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार चुने जाते हैं। जो बड़े नेता होते हैं वो चुनाव के उम्मीदवार चुन लिए जाते हैं। सेकंड, पार्टियां अलग अलग नीतियां और कार्यक्रम प्रस्तुत करती हैं। चुनाव के दौरान जो नेता होते हैं, जो चुनाव लड़ते हैं, जो प्रतिनिधि होता है, वो बेसिकली क्या करता है, विकास के नाम पे अपनी अलग अलग नीतियां, अलग अलग कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। एक राय रखने वाली पार्टियां लोकतंत्र में इकट्ठा होकर सरकार को नीतियां बनाने की दिशा दिखाती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं ये देश के लिए कानून बनाती हैं। जैसे संसद में पहले ये जीत गई, संसद में अपना बेसिकली इन्होंने सरकार बना ली, है ना। तो अब ये हमारे लिए कानून बनाएंगे। कानूनों पर विधायिका में बहस होती है, फिर इन्हें स्वीकार अस्वीकार ये सब किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा चुनाव हार जाने वाली पार्टियां विपक्ष की भूमिका निभाती हैं। जो चुनाव हार गई, 5 में से 4 पार्टियां अगर हार गई तो वो भूमिका निभाएंगी विपक्ष की, और ये विपक्ष की ही पार्टियां सरकार की गलती पे, सरकार की चूक पे, सरकार की असफलता पे, सरकार की गलत नीतियों के विरुद्ध आवाज उठाती है, ठीक है। तो चाहे पार्टी जीती हो या चाहे पार्टी हारी हो, दोनों ही भारत की लोकतंत्र में अहम भूमिका निभाते हैं। पार्टियां जनमत को आकार देती हैं। जैसे हम जिसको मत देते हैं वो जाके लोकतंत्र में, उसमें संसद में बैठता है ना। ये वे लोगों की समस्याओं को हल कर देती हैं और साथ ही उनसे जुड़े मुद्दों को भी। पार्टियां सरकारी मशीनरी और कल्याणकारी योजनाओं तक लोगों की पहुंच को प्रदान करती हैं। एक आम नागरिक के लिए सरकारी अधिकारी से बात करने के बजाय स्थानीय राजनीतिक नेता से बात करना आसान होता है। तो इस चीज को आसान बनाया है पॉलिटिकल पार्टीज ने, है ना। ये चीजें हैं बच्चों। अब यही क्वेश्चन इंग्लिश में देखेंगे। तो पॉलिटिकल पार्टीज प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द इफेक्टिव वर्किंग ऑफ अ डेमोक्रेसी, एक्सप्लेन। तो किस तरीके से आप एक्सप्लेन करेंगे बच्चे? ये रहे आपके सारे पॉइंट्स जिसे आप इजीली यहां से देख सकते हैं, ठीक है। चलो अब देखेंगे आगे की तरफ, जो कि है हमारा 27 का बी वाला पार्ट। अब बी वाला पार्ट क्या कहता है, ध्यान से देखो। भारत में वंशवादी उत्तराधिकार की चुनौती राजनीतिक पार्टियों के लिए प्रमुख चुनौती है। कथन का विश्लेषण कीजिए, ठीक है। भारत में जो वंशवादी उत्तराधिकारी की चुनौती है, यह पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। विश्लेषण कीजिए कैसे, है ना। तो आओ बच्चों ध्यान से समझिएगा बच्चों, इसको छोटे पॉइंट है, अच्छे समझ जाओगे। देखो, अधिकांश राजनीतिक दल अपनी कार्य प्रणाली को खुले और पारदर्शी तरीके से नहीं अपनाते हैं। इसीलिए एक साधारण कार्यकर्ता के लिए पार्टी के शिखर तक जाने के लिए बहुत कम तरीके होते हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ भी यहाँ पे पारदर्शी नहीं होता है। आगे, पार्टी के नेताओं के पास ये लाभ होता है कि वो अपने निकट के लोगों और अपने परिवार के सदस्यों का पक्ष लेते हैं, उन्हीं को टिकट देते हैं, है ना। भारत में कई पार्टियों में हमें पारिवारिक उत्तराधिकार देखने को मिलते हैं। कई पार्टी में हमने देखा है ना कि जैसे उनके पिताजी उसमें है या दादाजी उसमें है, तो उसका बेटा उसी पार्टी में शामिल हो जाता है। पार्टी के ऊंचे पद पर हमेशा एक विशेष परिवार के सदस्य का नियंत्रण होता है, जबकि पार्टी के सदस्यों के साथ में ये अन्याय है और लोकतंत्र के लिए एक बहुत खराब बात है ना। इसके कारण ऐसे लोगों को शक्तिशाली पद मिल जाते हैं जिन्हें ना तो अनुभव होता है, नहीं तो जन समर्थन प्राप्त होता है। आपने भी कई बार रील्स में, वीडियोस में, न्यूज़ में देखा होगा कि कोई जो पॉलिटिकल लीडर है, पार्टी का लीडर, वो आके अपनी शपथ लेता है
तो उसे हिंदी का वर्ड बोलना तक नहीं आ रहा है, जबकि वो है हिंदी का ही मतलब मान लेते यूपी का व्यक्ति है या फिर कहीं का भी व्यक्ति है, ठीक है, उसे हिंदी, उसकी नेटिव लैंग्वेज हिंदी ही है, उसे हिंदी बोलनी नहीं आती ढंग से, है ना। इस तरीके से पार्टी के सिद्धांतों और नीतियों के प्रति निष्ठा होने के बजाय नेताओं के प्रति निष्ठा अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। यह प्रवृत्ति पूरे देश में देखी जाती है। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरीके से रहेगा, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो एक बार सारे बच्चे फटाफट से मुझे बता दो कि क्या आप सभी को 27 क्वेश्चन समझ में आ गया और 28 के लिए रेडी हो आप लोग? अगर हाँ तो जल्दी से बोलो यस सर, और जिसने भी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, सारे बच्चे वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए। देखो 7 का भी क्या कहता है, 27 का, एनालाइज हाउ द इश्यू ऑफ लीडरशिप सक्सेशन पोजेस अ चैलेंज टू पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। तो क्या पॉइंट लिखोगे बच्चों? पॉइंट 1, 2, 3, 4 एंड 5, टोटल 5 पॉइंट्स है हमारे, आई थिंक, हाँ 5 पॉइंट्स हैं जो आपको लिखने अपने आंसर में। जी सर समझ गए, वेरी गुड। अब देखो, अब समय आता है 28 क्वेश्चन का, जो कि है अब हमारा क्या बोलते हैं इसको, स्रोत आधारित, है ना। देखो क्या लिखा है, सन 1948 में श्रीलंका का स्वतंत्र देश के रूप में उदय हुआ। सिंगली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। इस कारण से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंगली समुदाय की प्रभुत्व कायम करने के लिए बहुसंख्यक परस्ती के तहत कई कदम उठाए। कुछ वर्षों में इन कारणों ने श्रीलंकाई तमिलों में बेगानेपन की भावना को बढ़ाया। उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी सिंगलियों के नेतृत्व वाली प्रमुख पार्टियों में से कोई भी उनकी भाषा और संस्कृति के प्रति संवेदनशील नहीं है। समय के साथ सिंगली और तमिलों के बीच में संबंध तनावपूर्ण होते गए। दूसरी ओर बेल्जियम के नेताओं ने एक अलग रास्ता अपनाया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को अपनाया। 1970-93 के बीच उन्होंने अपने संविधान में 4 बार संशोधन इसीलिए किए ताकि ऐसी व्यवस्था बनाई जा सके जिसमें सभी लोग एक ही देश के लोग मिलजुल कर रह सकें। ठीक है, क्वेश्चन क्या क्या है? श्रीलंका में रहने वाले तमिलों की किन्हीं 2 मांगों को लिखो। तो श्रीलंका में जो भारतीय तमिल रहते हैं, इनकी क्या 2 मांगे हैं जो कि नेटिव बन चुके हैं वहां के? तो सबसे पहली जो मांग है, ठीक है, सबसे पहली मांग है बच्चों, तमिल को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देना। तमिल भाषा को एक आधिकारिक भाषा के रूप में बताओ, ठीक है, मान्यता दीजिए। क्षेत्रीय स्वायत्ता, अपने इलाके के लिए स्वायत्ता मांगते हैं, और शिक्षा और नौकरियों में समान अवसर प्रदान करने की बात करते हैं। और कुछ 1-2 पॉइंट जो यहाँ मेंशन नहीं है, जैसे कि वीजा का दोबारा से वो होता ना कि दोबारा से री इश्यू करना, ठीक है, और अपने लिए एक अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाने का अधिकार देना, ये सब। ओके, उसके बाद श्रीलंका में बहुसंख्यक सरकार के परिणामों को उल्लेख कीजिए। श्रीलंका में आप सभी को पता है जो वहाँ के मूल बहुसंख्यक है सिंगली, इनकी सरकार है, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं वहां पे ये बताइए। ठीक है, तो क्या परिणाम निकले होंगे? देखो, श्रीलंका में बहुसंख्यकवादी सरकार ने तमिल और सिंगली समुदाय के बीच में अविश्वास पैदा कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप गृह युद्ध छिड़ गया। इन संघर्षों में दोनों समुदायों के हजारों लोग मारे गए और कई परिवारों को देश छोड़कर शरणार्थी के रूप में भी रहना पड़ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हुआ। अब आता है अगला, सत्ता में साझेदारी के बेल्जियम मॉडल के किन्हीं 2 प्रावधानों की व्याख्या करो। बेल्जियम मॉडल का सत्ता की साझेदारी का प्रावधान कोई 2 बताने। ये क्वेश्चन 3 नंबर में भी आ सकता है आपका, तो आ जाओ एक एक करके समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, बेल्जियम के संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच बोलने वाले मंत्रियों की संख्या समान होगी। ठीक है, चाहे वो डच हो चाहे फ्रेंच हो, कोई सी भाषा बोलते हो, सबकी संख्या समान होगी दोनों भाषाओं में। कुछ विशेष कानूनों को पारित करने के लिए प्रत्येक भाषाई समूह के बहुमत सदस्यों का समर्थन आवश्यक होगा। ठीक है, अगर जैसे फ्रेंच के लिए कोई भी कानून पारित करना है तो फ्रेंच के लोगों का बहुमत ज्यादा चाहिए होगा, डच के लिए पारित करना है तो डचों का। इस प्रकार कोई एक समुदाय अकेले निर्णय नहीं ले सकता है। दूसरा, देश के 2 क्षेत्रों की राज्य सरकारों को केंद्र सरकार की शक्तियां सौंपी गई। राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीनस्थ नहीं होगी। इसके अलावा ब्रुसेल्स के लिए एक अलग सरकार है जिसमें डच और फ्रेंच भाषी लोगों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। ये चीजें, तो ऐसे करके कोई भी 2 पॉइंट आपको लिख देने हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे पूरा हो जाता है बच्चों। आई होप आप समझ गए होंगे। चलो, सेम यही आप इंग्लिश मीडियम में अगर देखना चाहेंगे तो ये रहा आपका पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है। ठीक है,
और ये इसके यहाँ पे 3 क्वेश्चंस हो जाते हैं। और रही बात इसके आंसर की, तो ये आपका आंसर हो जाएगा पूरा का पूरा, एक एक करके देख सकते हो। ठीक है, तो फाइनली प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमने अपना सेक्शन जो सी है ये पूरा कर लिया। अब एक बार सारे बच्चे जल्दी से बताओ, क्या अब आप लोग तैयार हो अपने खंड नंबर घ को समझने के लिए? ठीक है, अगर इंग्लिश में कहें तो अब हम डिस्कशन करेंगे बच्चों अपने सेक्शन नंबर डी को। ठीक है, तो क्या अब आप लोग तैयार हो सेक्शन नंबर डी को समझने के लिए? अगर हाँ तो जल्दी से बोलो बच्चों, यस सर जी वी आर रेडी। ठीक है, एक बार सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे क्या आप लोग तैयार हैं सेक्शन नंबर डी के लिए? हाँ जी सर हम तैयार हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यस सर जी रेडी हैं रेडी हैं रेडी हैं। इकोनॉमिक्स, हाँ सर इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स। चलो शुरू करते हैं, तो सारे बच्चे आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, अल्प रोजगार तब पैदा होता है जब, दैट मीन्स यहां पे पूछा गया है कि अंडर एम्प्लॉयमेंट इज कॉस्ट व्हेन। बेसिकली अल्प रोजगार कब पैदा होते हैं बच्चों, क्या रीजन है अल्प रोजगार के पैदा होने का? जल्दी से आंसर बताओ, क्या हो सकता है आपके हिसाब से अल्प रोजगार के पैदा होने का कारण? ठीक है, तो इसका एक जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है वो ये है कि अपेक्षित से अधिक लोग एक कार्य में लग जाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि कोई खेत है, वहां पे हमें ना आलू खुदाने हैं। ठीक है, ये जो आलू है इनकी खुदाई करवानी है। तो अगर हम देखें एक दिन के हिसाब से 1 बीघा जमीन है। ठीक है, 1 बीघा जमीन है, उसको कुल मिला के 4 लोग जो है ना वो पूरी तरीके से आलू निकाल देंगे जमीन से। लेकिन वहीं पे 4 की जगह अगर 6 लोग काम करते हैं तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, अल्प रोजगार के अंतर्गत आ जाएगा, है ना। वैसे ही कोई गाड़ी है, ठीक है, इस गाड़ी को बनाने के लिए मान लेते हैं कि टोटल 4 लोग काम कर सकते हैं, 4 घंटे में तैयार कर देंगे। तो यहाँ पे 4 की जगह 6 लोग लग रहे हैं और काम भी 4 घंटे में ही हो रहा है फिर भी, है ना। तो ये रीजन इसका हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा, ए वाला जो है ये करेक्ट होगा। अगर इंग्लिश में देखें तो अंडर एम्प्लॉयमेंट इज कॉज व्हेन मोर वर्कर्स आर अनएम्प्लॉयमेंट देन एक्चुअल रिक्वायर्ड। ठीक है, अब बताओ बच्चों 30वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सारे बच्चे मुझे आंसर करेंगे जितने भी लाइव चैट में ज्वाइन है। इसका तो ये हो गया। अब इसका बताओ, देशों के बीच लोगों की खुशहाली की तुलना करने के लिए प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग करने की सीमाओं के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? हैं? ये कैसा क्वेश्चन है? हाँ जी, एक आधा क्वेश्चन ऐसा होगा। क्या है कि देशों के बीच लोगों की खुशहाली की तुलना करने के लिए प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग करने की सीमाओं के बारे में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो? तो इसमें से हम जो निष्कर्ष निकालेंगे वो बहुत ही सिंपल सा रहेगा। क्या कि प्रति व्यक्ति आय ये आर्थिक खुशहाली का बुनियादी अनुमान देता है, परंतु आय का असमानता को छुपाता है। हालांकि ये बताएगा हमें कि आर्थिक खुशहाली बुनियादी का अनुमान कितना है, लेकिन जो असलियत में आय है इसकी असमानता को छुपाएगा ये, है ना। तो गा वाला जो ऑप्शन है बच्चों ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? सी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ऑप्शन सी हो जाएगा। व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ यूजिंग पर कैपिटा इनकम एवरेज इनकम टू कंपेयर वेलबींग अक्रॉस कंट्रीज, दैट इज इट गिव्स अ बेसिक आइडिया ऑफ इकोनॉमिक वेलबींग बट हाइड्स द इकोनॉमिक इनइक्वालिटी ऑल्सो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है तो इसको बड़े ध्यान से पढ़ के हम समझेंगे फिर इसका आंसर करेंगे। 31 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण ये दर्शाता है कि तृतीयक क्षेत्रक प्राथमिक द्वितीयक दोनों क्षेत्रकों को सहारा देते हैं, यानी कि उसके लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो एग्जाम्पल पढ़ते हैं, जैसे कि पहला, किसान सब्जियां उगाते हैं और सीधे उपभोक्ताओं को बेचते हैं जिसमें परिवहन एवं भंडारण पर कोई खर्चा नहीं होता। तो क्या यह द्वितीयक और तृतीयक को सेवा देता है, यानी कि उससे लाभ पहुंचाता है? जी नहीं, तो पहला गलत हो गया। अब एक फैक्ट्री जूते बनाती है, इसके लिए चमड़ा जैसा कच्चा माल का उपयोग करती है, जो कि हमें जो फर्स्ट यानी कि प्राइमरी एक्टिविटीज है, प्राथमिक क्रियाकलाप वहां से मिलता है। तथा जूते के वितरण के लिए परिवहन और परचून की दुकानों पर निर्भर है। तो परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन यानी कि तृतीयक क्रियाकलाप आ जाएगा हमारा। ठीक है, परचून की दुकानें यानी कि ट्रेड यानी कि तृतीयक क्रियाकलाप में आ गया। तो इस वजह से जो ये वाला जो ऑप्शन है हमारा, एक फैक्ट्री जूते बनाती है, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। हाँ वेरी गुड,
बिल्कुल सही, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों। सेम इंग्लिश में देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल बेस्ट डिमॉन्स्ट्रेट हाउ द टेरिटरी सेक्टर सपोर्ट्स both the primary and secondary sector, that is a factory makes shoes and use raw materials like leather to create product, relying on transport and retail stores to distribute the shoe, that is option B। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? बच्चों भारत में करेंसी नोट कौन बनाता है? वित्त मंत्रालय, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो दो ऑप्शन आपको मैं देता हूं, वित्त मंत्रालय या फिर रिजर्व बैंक इंडिया, इनमें से कोई बनाता है। तो फटाफट से आंसर करो, इनमें से कौन सा बनाता है बच्चों? देखते हैं कितने बच्चे आंसर करते हैं। और जिस बच्चे ने भी अभी तक यहाँ तक 1.5 घंटे तक सेशन में ज्वाइन है और या फिर नया ज्वाइन हुए हैं तो लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करिए बच्चों। सेशन के एंड होने से पहले कम से कम 151 है सर, ये तो नेक हो गया एक तरीके से। हाँ, सिर्फ 151 लाइक पूरे करने हैं। ठीक है, तो जिसने भी नहीं किया फटाफट से कर दो लाइक, फिर आपको मैं इसका आंसर बताऊं। ठीक है, वैसे तो जहां तक है ऑलमोस्ट सारे बच्चों ने बता दिया आंसर, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर हम कहें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इश्यू करेंसी नोट्स इन इंडिया, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा एक और क्वेश्चन एमसीक्यू का, उसके बाद में ये एमसीक्यू हमारा पूरा हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, पी नामक एक व्यक्ति ये समझाने का प्रयास करता है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में जरूरत से दोहरे संयोग की आवश्यकता किस प्रकार व्यापार और विनिमय को सीमित करती है। आपके विचार से वह व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरह का प्रयोग करेगा? दोबारा सुन लो, क्वेश्चन को दोबारा समझ लो। आप एक व्यक्ति को यह समझाने का प्रयास कर रहे हो कि वस्तु विनिमय प्रणाली में जरूरत से दोहरे संयोग की आवश्यकता किस तरह से व्यापार को और विनिमय को सीमित कर देती है। आपके विचार से यहाँ पे कौन सा एग्जाम्पल सेट किया जाएगा? तो एग्जाम्पल होगा नंबर 1। कैसे? ये जो दोहरे संयोग की आवश्यकता होती है इससे व्यापार और अधिक जटिल हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को वही चाहिए जो दूसरा व्यक्ति चाहता है, जिससे संभावित व्यापार साझेदारों की संख्या सीमित हो जाती है, वैल्यू हाई हो जाती है। ये चीज इसका आंसर बनेगी। ठीक है, और सेम यहाँ पे इंग्लिश में अगर हम देखेंगे तो आंसर जो है ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपको मैंने बता दिया है। अब देखो क्वेश्चन नंबर है हमारा 34। अब इसका आंसर देखते हैं कितने बच्चे सही सही करते हैं। ठीक है, तो कॉलम नंबर 1 है और कॉलम नंबर 2 है, तो सारे बच्चे मुझे आंसर करना। जैसे कि सबसे पहला है बच्चों विदेशी निवेश में वृद्धि। ठीक है, तो क्या क्या है कि वैश्वीकरण के संदर्भ में ये हमारे पॉइंट है, ध्यान से देखो। विदेशी निवेश में वृद्धि है, सांस्कृतिक आदान प्रदान और जागरूकता है, प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान एवं जागरूकता और बहुराष्ट्रीय निगमों की वृद्धि है। तो हमें बताना क्या है कि वैश्वीकरण के संदर्भ में इन घटनाओं को उनके परिणाम से मिलान करो। तो पहली घटना है कि अगर विदेशों में निवेश में वृद्धि होगी, विदेशी निवेश में वृद्धि होगी तो इसका परिणाम क्या निकलेगा? तो 34 का पहले का आंसर बताओ बच्चों, इसका परिणाम क्या निकलेगा? अगर विदेशी निवेश में वृद्धि होती है तो क्या परिणाम निकलेगा? ए वाला निकलेगा, वेरी गुड। इसका परिणाम निकलेगा कि वैश्विक बाजार तक विस्तार और प्रौद्योगिकी तक पहुंच होगी। ठीक है, तो पहले वाले का मिल गया हमको ऑप्शन नंबर 1। अब दूसरे वाले का बताओ, सांस्कृतिक आदान प्रदान और जागरूकता अगर होती है तो इसका क्या वैश्वीकरण तौर पे परिणाम निकलेगा? दूसरे का कौन सा होगा? दूसरे का कौन सा होगा? वेरी गुड, सी होगा, बहुत बढ़िया। सी यानी कि तीसरा, सांस्कृतिक आचरण, विचार और मूल्यों का विस्तार होगा। ठीक है, तीसरा प्रौद्योगिकी के आदान प्रदान एवं जागरूकता से क्या होगा भाई? अगर वैश्वीकरण पे अगर ये निवेश होता है, इसके अंदर निवेश होता है, तो इससे क्या होगा बच्चों कि प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान और जागरूकता, इससे जो छोटे छोटे रोजगार हैं, कुटीर उद्योग हैं, जो पारंपरिक उद्योग हैं, जो रोजगार हैं, ये नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्या होगा? ये नष्ट हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, और फिर सबसे आखिर में बहुराष्ट्रीय निगमों की वृद्धि की वजह से वैश्विक बाजार में बड़ी बड़ी कंपनियों की जो भागीदारी है ये बढ़ने लगेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर होगा डी वाला, वेरी गुड। पहले का पहला, दूसरे का तीसरा, तीसरे का दूसरा और चौथे का चौथा वाला। ठीक है, तो इस तरीके से आपका यहाँ पे मिलान पूरा हो जाता है और आशा करता हूं मिलान आपको समझ में आ गया होगा। ओके।
तो सारे बच्चे एक बार चैट में बताओ आपका ये जो मैचिंग वाला क्वेश्चन है ढंग से आपको समझ में आ गया, जिसमें वैश्वीकरण के परिणामों के बारे में भी आपने देख लिया है, ठीक है, वैश्वीकरण को और कैसे अच्छा बनाया जा सकता है, ये सारी चीजें थी। तो जल्दी से चैट में लिख के बताओ, आ गया समझ में आप सभी को? हाँ जी सर, यहाँ तक तो समझ में आ गया है, वेरी गुड वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया। देखो जिस भी बच्चे ने सेशन को लाइक नहीं किया फटाफट से सेशन को लाइक कर दो, 151, ठीक है, इतना लाइक तो अभी हमें पूरा करना है, ठीक है, और मिनिमम हमें 200 यहाँ तक लेके जाना है इसको, तो जिसने भी लाइक नहीं किया फटाफट से करो। चलो जी, अब बारी आती है, अच्छा सर इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, ओके ओके इंग्लिश, ये रहा बच्चों, इंग्लिश में आपका कॉलम ए है इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन और इसके आउटकम्स, तो यहाँ पे आंसर आपका डी वाला हो जाएगा और मैचिंग करके आप देख सकते हो, पहले का पहला, ठीक है, दूसरे का तीसरा, ठीक है, तीसरे का दूसरा और चौथे का चौथा, ओके। चलो अब समय आता है हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, तो जो कि यहां से हमारे शुरू होते हैं, आओ एक एक करके समझें, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, समाज और व्यक्तियों के समग्र कल्याण में योगदान देने में जन सेवाओं की उपयोगिता का मूल्यांकन कीजिए। दोबारा से समझ लो बच्चों, एक समाज और व्यक्तियों का समग्र कल्याण करना है, तो व्यक्तियों और समाज के समग्र कल्याण में योगदान देने के लिए जो जन सेवाएं हैं इनकी उपयोगिता क्या है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसको हमें बताना है, ठीक है। तो आओ बच्चों ध्यान से समझते हैं। देखो यहाँ पे ना कई पॉइंट आप लिख सकते हो, समाज में लोगों के लिए, ठीक है, समुदाय के लिए। सबसे पहला, स्वास्थ्य की देखभाल और जल स्वच्छता, अर्थात सुलभ और गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा एक उत्पादक और स्वास्थ्य जनसंख्या को बनाए रखने के लिए मूलभूत आवश्यकता है, ठीक है। क्या मतलब समझे आप, दोबारा समझो, ठीक है, मुझे पता है थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, इसलिए दोबारा बताता हूं। देखो हमें बेसिकली करना क्या है कि जो छोटी छोटी जनसेवाएं होती हैं इनकी क्या इंपॉर्टेंस है एक समाज के लिए और समाज के लोगों के लिए, है ना। तो जैसे छोटी ये जो जनसेवाएं हैं इनमें सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है वो है कि स्वास्थ्य की देखभाल होती है और जल स्वास्थ्य अच्छा मिलता है लोगों को। एग्जाम्पल के लिए सुलभ और गुणवत्तापूर्ण जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा होती है ये, और उत्पादक और स्वास्थ्य जनसंख्या को बनाए रखने के लिए मूलभूत आवश्यकता होती है ये छोटी छोटी जन सेवाएं। जब स्वास्थ्य देखभाल होगा, अच्छी जल स्वास्थ्य सेवा होगी, तो इससे मृत्यु दर में कमी आएगी, ठीक है, कार्यबल कल्याण सुनिश्चित हो जाएगा और लोग देश की अर्थव्यवस्था में अच्छे ढंग से फिर योगदान भी कर पाएंगे, है ना। स्वास्थ्य की देखभाल में कमी के कारण बीमारियों का बोझ बढ़ता है, जीवन प्रत्याशा कम होती है और आर्थिक अकुशलता प्रकट होती है। शिक्षा और कौशल में विकास, ठीक है, जनसेवा से क्या होगा, शिक्षा और कौशल विकास, दैट मीन्स सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली की सभी नागरिकों को बिना किसी सामाजिक आर्थिक भेदभाव के समान शिक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यकता है, ठीक है। तो चाहे लड़की हो लड़का हो, चाहे किसी भी धर्म भाषा जाति कैसा भी रंग किसी भी समुदाय से संबंधित हो, सभी नागरिकों को बिना किसी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक भेदभाव के शिक्षा मिले, ठीक है। एक पढ़ी लिखी जनता, इसमें जब लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे तो कौशल विकास अच्छा होगा, नवाचार को बल मिलेगा, जिससे इकोनॉमिकली देश बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, असमानता घटेगी और समाज जुड़ाव में सहायता मिलेगी। इसके अलावा सफाई और शुद्ध जल, तो भाई सफाई और शुद्ध जल मिलेगा तो हैजा दस्त जैसी बीमारियां ये रुकेंगी, स्वास्थ्य अच्छा बनेगा, है ना। ये चीज़ें हैं जिससे जीवन प्रत्याशा अच्छी होगी, स्वास्थ्य की देखभाल अच्छी होगी। ढांचागत विकास भी यहाँ पे आ सकता है। इसके अलावा और कोई और प्रासंगिक बिंदु होगा तो उसके आधार पर भी मार्क्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो ये पॉइंट हमारा पूरा हो गया। सेम क्वेश्चन इंग्लिश में देखेंगे बच्चों, इवेल्युएट द यूटिलिटी ऑफ पब्लिक सर्विसेज कंट्रीब्यूटिंग टू द ओवरऑल वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल्स इन एंड सोसाइटी, ठीक है। तो इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी के लिए तो हेल्थ केयर एंड पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, सैनिटेशन एंड क्लीन वाटर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और भी कोई एनी अदर रिलेवेंट पॉइंट, एनी टू, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। इसमें कहा गया बच्चों, औपचारिक क्षेत्रों में ऋणों तक पहुंच को विस्तार देना महत्वपूर्ण होता है, तथापि यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय विकास के लिए ऋण सभी लोगों को सुलभ हो। कथन की पुष्टि करो। देखो 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 ध्यान से समझो, जो औपचारिक क्षेत्र होते हैं, ठीक है, इन औपचारिक क्षेत्रों में ऋणों तक पहुंच को विस्तार देना
महत्वपूर्ण है। जैसे बैंक्स वगैरह होते हैं ना, यहाँ तक जो लोग लोन लेना चाहते हैं, ऋण लेना चाहते हैं, तो उसके विस्तार को, मतलब उसकी पहुंच को विस्तार देना जरूरी है। ये उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि राष्ट्र के विकास के लिए ऋण सभी लोगों को सुलभ हो सके। आओ ध्यान से समझे। देखो, अनौपचारिक स्रोतों से ऋण लेने की ऊंची कीमत का अर्थ यह है कि ऋण लेने वाले की कमाई का बड़ा हिस्सा ऋण चुकाने में खर्च हो जाता है। ठीक है, अगर अनौपचारिक स्रोतों से हम ऋण लेते हैं, जैसे कि जमींदार से, साहूकार से, जो कि ऊंची कीमत पे हाई ब्याज पे देगा, है ना, हाई इंटरेस्ट पे देगा, तो जो ऋण लेने वाला होगा वो चुकाने में ही बहुत बड़ा हिस्सा खर्च करेगा। अतः ऋण लेने वाले के पास में अपने लिए कम आय बचती है, जैसा कि हमने सोनपुर में श्यामल के बारे में देखा था। आगे, कुछ विशेष मामलों में ऋण लेने की उच्च ब्याज दर से ऋण लेने वाले को अपनी आय से अधिक राशि ऋण चुकाने पे खर्च करनी पड़ जाती है। जितने इंटरेस्ट पे कभी जरूरी पड़ा, हमने साहूकार से, जमींदार से ऋण ले लिया या बड़े लोग से, सुनार वगैरह जिससे भी है, अब हम उसको चुका नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ज़्यादा है। इससे ऋण और बढ़ जाएगा, है ना, जैसे कि सोनपुर में रामा के बारे में देखा। इसके साथ ही जो लोग अपना उद्यम शुरू करना चाहते हैं, जो लोग अपना कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, वे ऋण की ऊंची कीमत के कारण अपना उद्यम शुरू नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो जो लोग हैं ना, अगर किसी को अपना बिजनेस खोलना है, कोई काम करना है, ठीक है, तो उन्हें पैसा चाहिए, लोन चाहिए, ऋण चाहिए, तो होता ये कि उन्हें बहुत ही हाई इंटरेस्ट पे ऋण मिलता है ना, तो फिर वो काम कर ही नहीं पाते उस वजह से। इन कारणों से बैंकों को और जो सहकारी समितियां हैं, इनको अधिक ऋण देना चाहिए। ठीक है, इनको ऋण ज़्यादातर लोगों तक पहुंचाना चाहिए। इससे आय में भी वृद्धि होगी, अनेक लोग अपनी विभिन्न जरूरतों के लिए सस्ती ऋण दर पे ऋण ले सकेंगे। ये लोग खेती, व्यापार, लघु उद्योग उपस्थिति कर सकते हैं। वे नए उद्योगों तथा वस्तुओं का व्यापार कर सकते हैं। सस्ता और किफायती ऋण देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है ना। तो छोटी छोटी बातें आपकी इस तरीके से रहेंगी। सेम ही क्वेश्चन इंग्लिश में देखेंगे। एक्सपेंडिंग एक्सेस टू लोन इन द फॉर्मल सेक्टर इज इंपॉर्टेंट, yet it is equally critical that these loans are accessible to all people for national development. Justify the statement. तो किस तरीके से आप इसे जस्टिफाई करेंगे? ये रहे आपके सारे के सारे पॉइंट्स जिसके माध्यम से जस्टिफिकेशन मिलेगा आपको। ठीक है, चलो अब आता है क्वेश्चन नंबर 37। इसमें कहा गया है, वैश्वीकरण के विकास में योगदान देने वाले 3 कारणों को उजागर कीजिए। तो अभी हमने ये जो MCQ देखा था, आप इसी में से लिख सकते हो आंसर्स को, जैसे कि 3 कारक में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के विकास ने, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट ने, ठीक है, टेक्नोलॉजी के आदान प्रदान ने, देशों के बीच में लोगों का आवागमन हुआ है, इस वजह से विदेशी व्यापार बढ़ा है, विदेशी नीतियों में उदारीकरण आया है। ठीक है, देश की सरकारों ने बेसिकली कंपनीज को अपने देश में आने के लिए जो वीजा नीति थी, लाइसेंस परमिट प्रणाली थी, उसको ख़त्म किया, उसको लचीला बनाया, कम किया उसको, जिससे ट्रेड बढ़ सके, निवेश बढ़ रहा है, और भी कई रीजन है ना, आप बता सकते हो। मैंने तो 3 छोटे छोटे पॉइंट आपको इस तरीके से बता दिए। सेम इंग्लिश में कि हाईलाइट द सिग्निफिकेंट 3 फैक्टर्स दैट हैव कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो पॉइंट्स क्या हैं, ये रहे, कोई भी 5 मिनट आप बता देंगे। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 38। तो 38 का क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि कोई शोधार्थी 2 व्यक्तियों M और N से उनके कार्य के अंतर के बारे में जानने के लिए बात करता है। ठीक है, कोई व्यक्ति है, ठीक है, शोधार्थी है, शोधार्थी मतलब जो शोध करने वाला है, वो 2 व्यक्ति M और N, उनसे अपने कार्य के बारे में अंतर जानने के लिए कहता है। बातचीत के आधार पर शोधार्थी ये निष्कर्ष निकालता है कि M एक संगठित क्षेत्र में कार्य करता है, जबकि एक N असंगठित क्षेत्र में कार्य करता है। तो दोनों क्षेत्रों के बीच उन प्रमुख अंतरों को उजागर कीजिए जिनके आधार पर शोधार्थी को यह निष्कर्ष निकालने में सहायता हुई। तो आपको बताना क्या, सिंपल सा क्वेश्चन देखो, बहुत बड़ा कर दिया। सिंपल सा आपको क्या बताना है बच्चों कि संगठित क्षेत्र की विशेषताएं क्या है और असंगठित क्षेत्र की विशेषताएं क्या है, या फिर संगठित और असंगठित क्षेत्र में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। ठीक है, ये बताना है। तो आओ देखते हैं बच्चों। देखो यहाँ पे ना आप ये मान लो, जैसे कि अभी हमें बताया गया कि व्यक्ति M की कार्य स्थितियां निम्नलिखित होंगी। अब M जो है, जैसा कि हमने देखा, M संगठित क्षेत्र में है,
तो एक संगठित क्षेत्र की कार्य स्थितियां क्या होंगी, तो ये 5 नंबर में अलग से आ सकता है संगठित क्षेत्र वाला, ठीक है। और असंगठित क्षेत्र वाला जो एन है ये अलग से 5 नंबर में आ सकता है। तो बड़े ध्यान से देखना बच्चों, 10 नंबर की तैयारी होगी आपकी अच्छे से, ठीक है। तो संगठित क्षेत्र, तो जो लोग संगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं उन्हें मिलता है नियमित रोजगार, यानी कि श्रमिकों को रोजगार की निश्चित शर्तों के साथ में सुनिश्चित और नियमित काम मिलता है। जैसे वेतनभोगी होते हैं ना, मंथली जो काम करते हैं, ईयरली, इस तरीके से। सरकारी विनिमय, यानी कि ये जो फैक्ट्रियां होती हैं, ये जो उद्यम होते हैं, ये सरकार के साथ पंजीकृत होते हैं, टाइप होता है। कानूनी नियम और विनिमय, जैसे कि कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, इन सभी को इनका पालन करना होता है। तो गवर्नमेंट के कुछ रूल चलते हैं इन पर। रोजगार की सुरक्षा होती है। जो श्रमिक होते हैं ना, इनके कार्य निश्चित होते हैं, कार्य घंटे निश्चित होते हैं, 8 घंटे, 10 घंटे, 6 घंटे। ऑफिस वर्क है तो 6 घंटे, फैक्ट्री वर्क है तो 8 घंटे। इससे ज़्यादा होगा तो उन्हें ज़्यादा पैसा मिलेगा, है ना। लाभों के साथ में नौकरी की सुरक्षा भी मिलती है। फिर ओवर टाइम का भुगतान, ओवर टाइम यानी कि जो निश्चित घंटे, जैसे 8 घंटे, उससे अधिक काम करवाया तो उन्हें ओवर टाइम का भी भुगतान दिया जाएगा, ठीक है। कर्मचारी लाभ, यानी कि श्रमिकों को सवेतन छुट्टियां, जैसे संडे की छुट्टियां होती है, कोई गवर्नमेंट हॉलीडे, 15 अगस्त, 26 अगस्त, 2 अक्टूबर, इस तरीके से 26 जनवरी बेसिकली, ठीक है। तो वो छुट्टियां मिलती हैं, है ना। भविष्य निधि, यानी कि पीएफ वगैरह हो गया, ग्रेच्युटी, चिकित्सा लाभ, ये सभी मिलते हैं। सुरक्षित कार्य स्थितियां, यानी कि नियोक्ताओं को सुरक्षित कार्य वातावरण, जैसे कि स्वच्छ पेयजल प्रदान किया जाता है ना, जो नियोक्ता होते हैं। सेवानिवृत्ति लाभ, श्रमिक रिटायरमेंट के बाद में पेंशन के हकदार होते हैं। कोई ऑफिस वर्क है, कोई सरकारी नौकरी है, तो उसमें उनको रिटायरमेंट के बाद में पैसा भी मिलता है। औपचारिक प्रक्रियाएं, यह क्षेत्र रोजगार के लिए औपचारिक प्रक्रियाओं का पालन करता है, ठीक है। ये चीजें हैं बच्चों। तो मेरे हिसाब से अब आपको जहां तक मुझे लगता है संगठित क्षेत्र की विशेषताएं समझ में आ गई होंगी। नियमित रोजगार होते हैं, सरकारी विनिमय होता है, रोजगार की सुरक्षा मिलती है, ओवर टाइम का अलग से पैसा मिलता है, कर्मचारी को लाभ मिलते हैं, सुरक्षित कार्य स्थितियां होती है, सेवानिवृत्ति, रिटायरमेंट और औपचारिक प्रक्रिया, ठीक है, औपचारिक। अब समय है दूसरे वाले को समझने का, जो कि है असंगठित क्षेत्र, यानी कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो अनऑर्गेनाइज्ड है, यानी कि अनियमित रोजगार होगा। नौकरियां कम वेतन वाली और अक्सर अनियमित होती हैं, जिन्हें निरंतर काम की कोई गारंटी नहीं होती, यानी कि रोजगार इसमें गारंटी नहीं है कि आपको डेली बेसिस पे रोजगार मिलेगा, मंथली मिलेगा ही मिलेगा। सरकारी विनिमय का अभाव, ये क्षेत्र काफी हद तक गवर्नमेंट के नियंत्रण के बाहर संचालित होते हैं, जिसमें बहुत कम या कोई भी कानूनी सुरक्षा नहीं मिलती है। इसके अलावा कोई लाभ नहीं, अर्थात श्रमिकों को सवेतन छुट्टी नहीं मिलती है, जब आप काम पे आओगे उतना ही पैसा मिलेगा। ओवर टाइम वेतन, चिकित्सा लाभ जैसे लाभ नहीं मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि आपको ओवर टाइम वगैरह का पैसा भी नहीं मिलता। नौकरी की असुरक्षा, अर्थात रोजगार सुरक्षित नहीं है, श्रमिकों को बिना किसी नोटिस या कारण के बर्खास्त किया जा सकता है। इसके अलावा मौसमी कार्य है, जैसे रोजगार अक्सर मौसम पर निर्भर करते हैं, तो श्रमिकों को ऑफ पीक अवधि के दौरान काम से निकाला जा सकता है, ठीक है। जब जहाँ पे काम कम हो जिस टाइम पे, तो उन्हें निकाल भी दिया जाता है। अनौपचारिक नौकरियां, कई श्रमिक स्वनियोजित होते हैं, जो स्ट्रीट वेल्डिंग या मरम्मत कार्य जैसे छोटे मोटे कार्य करते हैं, ठीक है। तो अनौपचारिक नौकरियां होती हैं। नियोक्ता पर निर्भरता, रोजगार की स्थितियां नियोक्ता की सनक और जरूरतों से प्रभावित होते हैं, कोई कानूनी सुरक्षा नहीं होती है, कोई नियम नहीं होते, ये सारी चीजें। तो एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है, उसकी ये यहाँ पे बातें हैं। सेम ही क्वेश्चन आप इंग्लिश में देखेंगे तो ये बहुत बड़ी बात यहाँ पे लिख दी है, बस आपको सिंपल सा ऑर्गेनाइज सेक्टर और जो एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है इसके बारे में बताना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें जो कि एम एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है, तो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट होती है, गवर्नमेंट रेगुलेशंस होते हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिलती है, ओवर टाइम कंपनसेशन होता है, एम्प्लॉय बेनिफिट्स होते हैं, सेफ वर्किंग कंडीशंस हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं एंड वर्क प्रोसेस होता है। फिर बात करें एन की, जो कि एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है, तो इरेगुलर एम्प्लॉयमेंट होती है, लैक ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन होते हैं, नो एम्प्लॉय बेनिफिट्स होते हैं, जॉब इनसिक्योरिटी, सीजनल वर्क होता है, इनफॉर्मल जॉब्स होती हैं, डिपेंडेंस ऑन एम्प्लॉयर एंड नो लीगल प्रोटेक्शंस, ठीक है। तो एक बार फटाफट से सारे बच्चे मुझे जल्दी से बताओ,
क्वेश्चन नंबर 38, इसका पार्ट 1 आपको समझ में आ गया। संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र जो इसकी विशेषताएं या फिर इनमें डिफरेंस या फिर इसकी जो भी हमने बातें देखी इनके बारे में। तो जल्दी से मुझे ये बताओ बच्चों, क्या आपको ये समझ में आ गया? और जिस भी बच्चे ने सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है, अरे फटाफट से लाइक कर दो, जितने बच्चे यहाँ तक अभी तक ज्वाइन हो, है ना। हाँ जी सर, यहाँ तक समझ में आ गया है, वेरी गुड, ओके चलो बहुत बढ़िया। अब बारी आती है हमारे आखिरी क्वेश्चन की, जो कि है अर्थव्यवस्था पर निजीकरण के नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रभाव हो सकते हैं, कथन को समझाइए। देखो, कोई भी देश की अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, उस देश की इकोनॉमी को निजीकरण अपनाने के नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलते हैं और सकारात्मक भी। तो आपको दोनों प्रभाव यहाँ पे बताने हैं, ठीक है, निजीकरण के, है ना। तो आओ बच्चों, हम एक एक करके छोटे छोटे पॉइंट में इनको समझ लेते हैं, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले निजीकरण के सकारात्मक प्रभाव, है ना। तो निजीकरण के सकारात्मक प्रभाव ये होंगे कि कौशल और उत्पादन में वृद्धि होगी, ठीक है, क्योंकि कंपनियां बहुत सारी निकलेंगी निजीकरण से, तो फिर बहुत सारी कंपनियां आएंगी, तो सिंपल सी बात है, स्किल लोगों की अच्छी होगी और प्रोडक्शन जो है ये इसमें भी इंक्रीजमेंट आएगा, है ना, ये भी इंक्रीज होगी। सेवाओं की उन्नत गुणवत्ता, अब जब कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा तो सिंपल सी बात है, जो सर्विसेज होंगी वो हर एक कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहेगी, निजीकरण में ये होता है। सरकार पर बोझ घटना, अब सरकार का बोझ घट जाएगा इस मामले में। फिर है नकारात्मक प्रभाव इसके बहुत ज़्यादा है, जैसे कि लोक कल्याण का बहिष्कार, यानी कि छोटी छोटी कंपनी, कुटीर उद्योग, लघु और छोटे छोटे उद्योग ये खत्म हो जाएंगे, लोक कल्याण बहिष्कार हो जाएगा, ठीक है। लाभ क्या होगा सिर्फ और सिर्फ निजीकरण का? केवल और केवल एकमात्र उद्देश्य लाभ कमाना। रोजगार की सुरक्षा की कमी, क्योंकि निजीकरण हो जाएगा तो वो अपने हिसाब से नियम बनाएंगे, है ना, तो रोजगार की असुरक्षा हो जाएगी, है ना। इसके अलावा अमीर गरीब के बीच में एक फासला बढ़ जाएगा, यानी कि अमीर जो अमीर है पहले से, ठीक है, ये जो एक अमीर बंदा है ये निजीकरण के तहत अपनी फैक्ट्री या कुछ भी करता है तो वो अमीर और अमीर हो जाएगा, और जो कोई गरीब है वो जो स्थिति अभी थी वो उससे और माइनस होता चला जाएगा, ठीक है। यहां तक कि बुनियादी सुविधाओं की अनुपलब्धता भी हो जाएगी, उसे तो रोटी कपड़ा मकान भी नहीं कर पाएगा ढंग से। सरकार की जवाबदेही कम हो जाती है, यहाँ पे सरकार का बोझ घटता है, ये पॉइंट पॉजिटिव है, और यही नेगेटिव भी हो जाएगा कि अब सरकार की जवाबदेही कम हो जाएगी, है ना। तो ये पॉइंट है बच्चों, जिसे इजीली आप यहाँ से लिख सकते हो। और सेम क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में, प्राइवेटाइजेशन कैन हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन द इकोनॉमी, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद आर्गुमेंट्स। तो बच्चों, सबसे पहले पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या होते हैं और इसके निगेटिव इफेक्ट्स क्या पड़ेंगे। ओके, तो इस तरह से प्यारे बच्चों, आप सभी ने मेरे साथ मिलकर आज की इस वीडियो में क्लास 10th के अपने सोशल साइंस के बोर्ड के एग्जाम के लिए, जो कि 7 मार्च को होने वाला है, इसके लिए सीबीएसई का जो ऑफिशियल सैंपल पेपर था बच्चों, है ना, ऑफिशियल वाला पेपर, ये हमने यहाँ पे अच्छे से समझ लिया, चाहे आपका हिंदी मीडियम में हो या फिर चाहे आपका इंग्लिश मीडियम में हो, है ना। हमने बहुत अच्छे से हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे समझा है, अच्छे से सॉल्व किया है, चाहे हिंदी मीडियम में हो चाहे वो आपका इंग्लिश मीडियम में हो, A to Z सारी चीजें, है ना बच्चों। अब देखो, यहाँ तक तो आपको समझ में आया आपका सीबीएसई का ऑफिशियल पेपर। अब इसके अलावा जैसे कि आपको हमने प्रॉमिस किया है कि हम आपको 5+ सैंपल पेपर अपनी तरफ से बना के प्रोवाइड करवाएंगे, क्योंकि जब हम अपनी तरफ से बनाते हैं ना तो हमारे ऊपर छूट होती है भाई, कि हम जितने भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लें आपके लिए। हम रिपीटेड क्वेश्चंस लेते हैं, पीवाईक्यू से निकाल के सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेते हैं, जिसके हाई चांस है यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो हम आपके लिए जो सैंपल पेपर ला रहे हैं ना बच्चों, चाहे वो लाइव आ रहे हों या वीडियोस आ रही हो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। सारी वीडियोस के लिंक आपको यहाँ पे आई बटन में मिल जाएंगे, तो कोई वीडियो मिस हो जाए या देखना पाओ तो देख लेना। और एक चीज सबसे जरूरी, अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कर रखा है तो वेरी गुड है, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना, क्योंकि जैसे अभी आपको हमने 10वीं पढ़ाई है, इससे ही 11वीं पढ़ाएंगे, ऐसे ही 12वीं पढ़ाएंगे। तो मान के चलो ये 2 साल अभी हम और साथ रहने वाले हैं, ठीक है ना, अच्छी तैयारी करवाऊंगा आपकी। बाकी वीडियो अच्छी लगी है बच्चों तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना है सेशन को, ताकि वो भी देख के तैयारी कर सकें। बाकी मिलते हैं बच्चों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए अपना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।